सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज हम लोग इस वीडियो में एचएनबीयू के साल 2025 में मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर आया था उसके पीवाईक्यूज का फोर्थ पार्ट यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। जो इसके पहले के 3 पार्ट्स हैं यानी कि 25 क्वेश्चंस हम लोग हर वीडियो में कर रहे थे, उसके 3 पार्ट्स यानी कि जो 75 क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर चुके हैं, समझ चुके हैं। आज हम लोग उसका फोर्थ वीडियो यानी कि लास्ट के 76 से लेके 100 तक के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग साल 2026 में या फिर उसके अगले साल भी अगर इस वीडियो को देख रहे हो और अगर आप एचएनबीयू के मास्टर्स के पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो, एंट्रेंस यूईटी के लिए, तो एक बार जरूर से इन सारे वीडियोस को देख लेना ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। बाकी हमारे जो बैचेस हैं वो तो हमारे ऐप में चल ही रहे हैं, वहां पे ज्वाइन करके आप सारे डिटेल में नोट्स को, सारे लेक्चर्स को और सारे टेस्ट को वहां पे अटेम्प्ट करके अपनी तैयारी को सबसे ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हो। चलो तो फटाफट हम लोग शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 से 75 तक के जो हमारे क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिया था। पूरा ये जो एक्सप्लेनेशन है ये भी हम साथ में आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ये हर क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। जितनी चीजें मैं आपको इससे समझा पा रहा था मैंने आपको समझाई थी। और आज हम लोग 76 क्वेश्चन से इसको शुरू करेंगे। उसके पहले मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था जो कि था ये, अगर आपको याद हो, हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जो कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का था, जिसको हम लोग नॉर्मल बेल कर्व या फिर गॉसियन कर्व भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने इसका सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 74 था ये जो आपके पेपर में आया था। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैंने आपको और होमवर्क के लिए दिया था। आई होप आप लोग ने सॉल्व किया होगा। मैं फटाफट इसको आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली ये क्या है, जो आपका नॉर्मल कर्व है ये आपके कुछ एरियाज में डिवाइडेड है। एरियाज आपके क्या हो सकते हैं, -3 सिग्मा से लेके +3 सिग्मा तक के हो सकते हैं। इनकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। इसको फोन नंबर की तरह याद कर लो, 997395446826। इसको फोन नंबर की तरह याद करो। कैसे याद करोगे, 997395446826। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो आपकी वैल्यू -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक की होती है। ठीक है, ये सबसे पहली आपकी वैल्यू हो गई 9973। इसके बाद 9544 जो है ये आपकी -2 से +2 तक की पूरी वैल्यू होती है, यानी कि यहां से ले तक, यहां से पूरा यहां तक का रीजन। ये आपका -3 से +3 हो गया था और ये आपका -1 से +1 तक का होता है 6826। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए। ये नंबर्स भी आप देख सकते हो, ये इनको भी आधा आधा डिवाइड कर दिया गया है क्योंकि क्वेश्चंस आपके इसी से सॉल्व होंगे। क्वेश्चन हमारा क्या था कि आपको ये बताना है कि -3 सिग्मा से +2 सिग्मा तक की ये जो एरिया है या फिर जो रेंज है उसके अंदर कितना एरिया कवर होता है। तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब अगर आपको पूरी तरीके से याद था कि -3 से +3 सिग्मा यानी कि +-3 सिग्मा जो होता है इसकी जो टोटल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9973। आपको ये याद है। आपसे इसमें क्या बोला गया है कि भाई इसमें आप सिर्फ इतना एरिया हटा दो, ये वाला, क्योंकि हमें -3 से लेके +2 तक का एरिया पूछा गया, यानी कि वो कितना हो गया, कुछ यहां से लेकर के यहां तक का आपका एरिया हो गया। तो हमें कितना हटाना है, हम 2.1% यहां से हटा देंगे। और अगर आप इसको माइनस करोगे 9973 में से अगर आप 1% माइनस कर दोगे तो वैल्यू आपकी कितनी चली जाएगी, कुछ आपकी ये वैल्यू पहुंच जाएगी, सॉरी 1% नहीं करोगे, 2.1% करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपकी अप्रोक्स 97.6 के आसपास चली जाएगी। और सबसे क्लोजेस्ट जो आप आंसर देख रहे हो वो क्या हो गया, वो आपका 97.5% हो गया। तो ये क्वेश्चन आना तय है। एक क्वेश्चन इस रेंज का आपसे पूछा ही जाएगा। कुछ भी पूछा जा सकता है, -1 से +3 बताओ, -2 से +3 बताओ, -2 से +1 की रेंज बताओ। तो इसके लिए आपको ये रेंजेस याद होनी चाहिए, 997395446826। फोन नंबर की तरह इसको याद कर लो तो ये आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन था। बाकी इसके बारे में, इसकी जो और प्रॉपर्टीज होती हैं, जो इसके प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमने क्लासेस में डिस्कस किए हैं कि इसकी रेंज कितनी होती है, ये कैसा होता है, एसिम्प्टोटिक होता है, ये बेस लाइन को टच नहीं करता है, इसकी टोटल वैल्यू 1 होती है। ये सारी चीजें भी एक बार आप पढ़ के जाना ताकि अगर आपसे इसके बारे में पूछा जाए, करेक्टरिस्टिक्स पूछे जाए इस कर्व के, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल होते हैं, मीन मीडियन मोड जो होता है वो आपका हमेशा यहाँ पे लाई करता है सेंटर में। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी इसमें जो कर्टोसिस हो जाएंगे, ठीक है, वो कैसे हो सकते हैं, लेप्टोकर्टिक है, मीजोकर्टिक है, ये सारी चीजें भी आपको पता होना चाहिए। इसकी टेल कौन कौन सी होती है, नेगेटिव टेल क्या होती है, पॉजिटिव टेल जब होती है तो डेटा किस तरफ ज्यादा होता है। तो ये थोड़ी बहुत बेसिक चीज है, थोड़ा टाइम लगा के पढ़ लोगे तो इनसे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा चीजें इसमें नहीं है, फटाफट इसको हम सॉल्व करेंगे। हाउ मच इज द एक्सचेंज जोन फॉर अ 4 × 100 मीटर रिले। जो एक्सचेंज जोन होता है उसमें 400 × 100 मीटर रिले का, उसमें एक्सचेंज जोन कितना होता है। तो अगर आप अब नया रूल्स के हिसाब से देखोगे तो वो आपका 30 मीटर्स हो जाएगा। ठीक है, पहले ये क्या होता था, पहले ये 20 + 10 हुआ करता था। इसको अलग अलग इसको पूरा बताते थे। ठीक है, यानी कि
पहले ये आपका क्या होता था, पहले था आप 30 मीटर्स है मॉडर्न रूल के हिसाब से, पहले ये जो एक्सचेंज जोन था ये 20 मीटर का हुआ करता था और 10 मीटर उसमें एक्सेलरेशन एरिया होता था। तो इसको पहले 20 मीटर्स माना जाता था, लेकिन अब इस 20 और 10 को कंबाइन करके पूरा पूरा 30 मीटर जोन कर दिया गया है। तो आप इसको याद रखोगे, ये मैं 4x100 मीटर रिले की बात कर रहा हूं। तो अब आपका आंसर हो जाएगा 30 मीटर जोन। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टीपल चेज से है। हाउ मेनी वाटर जंप्स आर देयर इन अ 3000 मीटर स्टीपल चेज इवेंट। अब स्टीपल चेज इवेंट आपने जरूर देखा होगा, अगर कभी नहीं देखा तो एक बार यूट्यूब पे जाओ, थोड़ी मेहनत करो, स्टीपल चेज की कोई हाइलाइट्स देख लो, आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। तो जो आपका 3000 मीटर का स्टीपल चेज होता है उसके अंदर आपकी टोटल 7 वाटर जंप्स होती हैं, ये आपको याद रखना है। अब देखो, क्योंकि आपसे स्टीपल चेज में वाटर जंप्स पूछ लिए हैं तो इस साल ये क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होना, तो आपसे क्या पूछ सकते हैं कि स्टीपल चेज के अंदर बैरियर्स भी होते हैं। तो बैरियर्स कितने होते हैं, वो आपके होते हैं 28। ठीक है, तो अब आप इसको याद रखोगे कि 28 बैरियर्स आपके स्टीपल चेस के अंदर होते हैं। ठीक है, 7 वाटर जंप्स और 28 बैरियर्स आपके ये इसमें होते हैं। अच्छा, स्टीपल चेस का एक इवेंट और होता है जो कि 2000 मीटर का होता है। उस केस में यहाँ पे सॉरी, जो वाटर जंप्स होती हैं वो हो जाती हैं 5 और जो बैरियर्स होते हैं वो जाते हैं आपके 18। ठीक है, तो 3000 मीटर की स्टीपल चेस, वाटर जंप 7 होंगी और 28 बैरियर्स होंगे। बैरियर्स कैसे होते हैं वीडियो देख लेना, समझ जाओगे। और 2000 मीटर की जो स्टीपल चेस होती है उसमें वाटर जंप्स 5 हो जाती हैं और बैरियर्स आपके 18 हो जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। द टर्म बनी हॉप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन था लास्ट ईयर बच्चों के लिए। क्यों कंफ्यूजिंग था मैं आपको बता देता हूं। बनी हॉप बेसिकली ये एक ऐसी स्किल है या फिर एक ऐसा टर्म है जो कि पहले फुटबॉल के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। ठीक है, लेकिन अब आप रीसेंट टाइम्स में अगर देखोगे तो कंफ्यूजन इसलिए हुआ था क्योंकि अगर आप अभी देखोगे तो क्रिकेट में आपने एक तरीके का कैच देखा होगा जो प्लेयर्स बाउंड्री पे लेते हैं, है ना। आपको अगर याद होगा कि इंडिया ने जब साउथ अफ्रीका का T20 वर्ल्ड कप फाइनल में सूर्य कुमार यादव ने लॉन्ग ऑफ पे कैच पकड़ा था, है ना। तो आपको याद होगा कैसे उन्होंने बॉल को पकड़ा, बॉल को फेंका अंदर, बाउंड्री के बाहर से घूम के आया और फिर वापस बॉल को कैच कर लिया। अब ये बहुत कॉमन हो गया, आईपीएल में भी आप देखते होंगे कि ऐसे कैचेस बहुत लिए जाते हैं कि प्लेयर बॉल को कैच करता है, अपना बैलेंस लूज करके वो बाउंड्री के बाहर ना चले जाए, तो बाउंड्री के अंदर ही रह के बॉल को हवा में फेंकता है, बाउंड्री के बाहर जाता है और फिर कूद के अंदर आके वापस कैच को ले लेता है। तो ये बेसिकली एक नया टर्म है जो कि क्रिकेट के लिए निकला है, तो इसको अब हम लोग बोलते हैं बनी हॉप। ठीक है, फुटबॉल के लिए पहले यूज हुआ करता था, अब इतना ज्यादा यूज नहीं होता। क्रिकेट के लिए अभी बहुत ज्यादा टर्म यूज होने लगा है। हमें इसको आप देखो क्या सीखना है, कंफ्यूज मत होना कि दोबारा क्वेश्चन अगर ये आ गया और फुटबॉल क्रिकेट दोनों ऑप्शन आ गए तो हम क्या लगाएंगे, आप क्रिकेट ही लगाओगे। क्यों लगाओगे, क्योंकि एक बार अगर इस क्वेश्चन को पूछा गया है और कॉलेज में इसका आंसर क्रिकेट ही माना गया है, तो नेक्स्ट टाइम भी अगर पूछा जाएगा तो बनी हॉप का आंसर क्रिकेट ही माना जाएगा। ठीक है, और आप इसको क्लेम कर सकते हो अगर ऐसा नहीं होता तो बनी हॉप जो आपकी स्किल है ये आपका क्रिकेट से रिलेटेड है। ऐसी जो और टर्मिनोलॉजीज हैं बाकी गेम्स की भी, उनको पढ़ के जाना क्योंकि आपसे डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमसीसी इन क्रिकेट। एमसीसी की जो फुल फॉर्म है दैट इज मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब। कुछ लोग इसको मेलबर्न क्रिकेट क्लब समझते हैं और इसको ऑस्ट्रेलिया पहुंचा देते हैं, ऐसा नहीं है। एमसीसी जो है ये क्रिकेट की जो लॉज है वो लिखते हैं मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो आपका लंदन में है। ठीक है, लंदन में आपका इसका हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, तो इतना याद करो, बाकी से ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। देखो क्योंकि एमसीसी की फुल फॉर्म पूछी है तो आपसे बाकी भी फुल फॉर्म्स पूछी जा सकती हैं। आईसीसी की फुल फॉर्म हो गई, फीफा की फुल फॉर्म हो गई, फीबा की फुल फॉर्म हो गई, फेडरेशन इंटरनेशनल दे बास्केटबॉल। तो ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। बहुत ही बेसिक सी चीजें, इनको पढ़ के जाना, फिजिकल एजुकेशन की मोस्ट बेसिक चीजें हैं। इनको अगर छोड़ के जाओगे और ये सोच के कि सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है तो हम इसको नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसा मत करना। सबसे बेसिक चीजें हैं, जो भी फिजिकल एजुकेशन में आपने बैचलर्स करी होगी इतनी चीजें तो आपको पता ही होंगी। इंडिया स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, ये देखो करंट अफेयर्स क्वेश्चन था, उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट था पिछले साल के हिसाब से। अब ये नहीं पूछा जाएगा, इसका आंसर हालांकि दोहा डायमंड लीग था। ठीक है, लेकिन अब आपसे ये करंट अफेयर नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये पुराना हो गया। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एथलेटिक्स, तो इसका आंसर है बहादुर सिंह सागो। ठीक है, तो थोड़े बहुत जो हमारे प्रेसिडेंट्स हैं उनको देख लेना, हॉकी के देख लेना, एथलेटिक्स देख लेना, बैडमिंटन के देख लेना, थोड़े बहुत गेम्स के देख के जाना। ठीक है, चलो। हु वन द रिसेंटली हेल्ड फ्रेंच ओपन 2025 मेन सिंगल्स टूर्नामेंट। अब ये क्वेश्चन तो रिपीट होना नहीं है क्योंकि ये 2025 का है और आपको पता है 2026 में फ्रेंच ओपन अभी अभी रिसेंटली हुआ है। तो समझ जाओ कि आपके क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, आपके एग्जाम के हिसाब से ये क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फ्रेंच ओपन 2026 किसने जीता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। हालांकि अगर मैं इसके आंसर की बात करूंगा, फटाफट देख लो। इसमें हमने बनी हॉप का क्रिकेट आंसर देख लिया, एमसीसी का मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब हो गया, ठीक है, नीरज चोपड़ा डायमंड लीग हो गए,
ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये सागू हो गए। ठीक है, तो देखो 2025 के आपके जो चैंपियन थे वो कौन थे? वो थे आपके कार्लोस अल्काराज। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई 2026 फ्रेंच ओपन के विनर कौन थे? तो वो थे आपके अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। ठीक है, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव या वेरेव भी इनको लोग बोलते हैं, आप इनको अलेक्जेंडर ज़्वेरेव प्रोनाउंस कर सकते हैं। अभी अभी रिसेंटली आपका जो रोलैंड गैरोस यानी कि जिसको फ्रेंच ओपन भी बोलते हैं वो आपका कंक्लूड हुआ है, उन्होंने इसको जीता है और इन्होंने एफ कोबोली को हरा के ये फाइनल अपने नाम किया। तो ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे आपके एचएनबीजीयू के बीपीएड और एमपीएड के पेपर में इवेंट्स के विनर के साथ साथ उसी पर्टिकुलर इवेंट के जो रनर रहे हैं यानी कि जो फाइनल हारे हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो एक स्टेप ऊपर चले जाती हैं चीजें, क्योंकि जनरली आप सोशल मीडिया पे देखते हो उन्हीं लोग का नाम होता है जो लोग जीतते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर में और आपके एग्जाम में आपसे रनर अप का नाम भी पूछा गया, तो आप इन रनर अप के नाम को भी ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो कौन जीता 2026 का आपका फ्रेंच ओपन? अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, इन्होंने फाइनल जीता है और एफ कोबोली को इन्होंने हराया। ठीक है, बाकी फीमेल की अगर हम बात करेंगे तो एम एंड्रीवा 2026 का जो फ्रेंच ओपन जीता है फीमेल ने, उनका नाम है एम एंड्रीवा। अच्छा, ये जो ज़्वेरेव है ये आपके जर्मनी के हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और एंड्रीवा जो है ये आपकी रशिया की हैं। ठीक है, और देखो एक चीज और देख लो, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का अब आपको पता है जो हमारे ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और फिर यूएस ओपन, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बोली है, मैं बैचलर्स के बच्चों को भी बता रहा हूँ ये सारी चीजें, कि आपको एटलीस्ट 2025 के फ्रेंच ओपन के बाद यानी कि 2025 का जो विंबलडन हुआ था, ये मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, 2026 में अभी विंबलडन हुआ नहीं है, जून जुलाई के महीने में होता है, अभी ये नहीं हुआ और आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, 2025 का विंबलडन, 2025 का यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का, और अभी जो रिसेंटली फ्रेंच ओपन जिसका हमने आंसर्स देखे ये 2026 का। इतने ग्रैंड स्लैम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो 2026 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी रिसेंटली हुआ है उसमें विनर जेनिक सिनर हुए थे। ठीक है, और रनर अप उसमें आपके नोवाक जोकोविच थे। ठीक है, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नहीं, इसमें एक करेक्शन है, ये जेनिक सिनर नहीं जीते थे, कार्लोस अल्काराज जीते थे इसको। ठीक है, कार्लोस अल्काराज ने इसको जीता था, नोवाक जोकोविच इसमें रनर थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात हो रही है, तो ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच ओपन का देखो रिजल्ट क्योंकि अभी रिसेंटली आया, तो हो सकता हो अगर पेपर आपके बन गए होंगे तो ये और क्वेश्चन ना डाला गया हो, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का क्वेश्चन आना तो फिक्स है अगर आपका ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन आता है। तो कार्लोस अल्काराज विनर, नोवाक जोकोविच आपके इसमें रनर है। फीमेल का एक बार आप जाके गूगल पे चेक कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुकेश डोमोराजो इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो डी गुकेश या गुकेश डोमराजो रिसेंटली हमारे इंडिया से ही हैं और ये सबसे यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बने थे चेस में, ली को हरा के चाइना के, और ये चेस गेम से ही बिलोंग करते हैं। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ नाम और याद कर लेना आप लोग, प्रगनंदा याद कर लेना। ठीक है, अर्जुन एरागैसी एक बहुत फेमस प्लेयर है इंडिया के, उनका नाम याद कर लेना। प्रगनंदा की सिस्टर भी खेलते हैं, आई थिंक वैशाली उनका नाम है, उनका नाम याद कर लेना। तो ये कुछ नाम है, इनको आप एक बार जरूर से देख के जाना। ठीक है, चलो, और भी अगर मैं कोई फेमस नाम भूल रहा हूँ चेस का तो आप उसको भी याद करोगे। इसके बाद देखो, आरसीबी वन द आईपीएल 2020 फाइनल डिफीटिंग। अब 2025 का क्वेश्चन तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, 2026 का आईपीएल रिसेंटली कंक्लूड हुआ है। कौन जीता है आपको पता है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीती है। किसको हरा के जीती है? गुजरात टाइटंस को हरा के जीती है। ऑरेंज कैप किसको मिली है? वैभव सूर्यवंशी को मिली है। पर्पल कैप आपके साउथ अफ्रीका के बॉलर थे कोई, मैं नाम भूल रहा हूँ, बहुत अच्छे बॉलर हैं, फास्ट बॉलर हैं, एक बार चेक कर लेना, मैं पता नहीं क्यों नाम भूल रहा हूँ, बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद है बॉलर। ठीक है, तो उनको पर्पल कैप मिली थी। ठीक है, तो इन सब लोगों के नाम आप देख के जाओगे। हालांकि आपके सिलेबस में करंट अफेयर्स मेंशन नहीं है, लेकिन ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं भाई, ये सब आपको पढ़ के जानी ही पड़ेंगी और करंट अफेयर से आप कहीं ना कहीं रिलेट खुद को कर रहे होगे। ठीक है, तो बाकी ये जो क्वेश्चन था 2025 का जो फाइनल था उसमें पंजाब किंग्स को हराया था। अच्छा देखो, अब एक बड़े मजेदार चीज है, अगर आपको क्वेश्चन में पेपर में कंफ्यूज किया जाए तो ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो सकता है ना। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वन द आईपीएल 2025 फाइनल डिफीटिंग। अब इसमें कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, उनको तो आधा क्वेश्चन पढ़ेंगे कि आरसीबी ने आईपीएल जीता किसको हरा के, तो अभी की बात हो रही होगी 2026 की, वो गुजरात लगा देंगे। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना, हो सकता हो 2026 की जगह 2025 लिखा हो तो वापस इसका आंसर पंजाब किंग्स हो जाएगा। ठीक है, चलो
तो थोड़ा सा ऐसे स्मार्टली प्ले करना, ये सिली मिस्टेक मत करना क्योंकि फिर एग्जाम के बाद बहुत बुरी लगती हैं। इसके बाद हु वन द वुमेन सिंगल्स टाइटल, अच्छा देखो ये वापस आ गया आपका फ्रेंच ओपन। देखो फ्रेंच ओपन से दोनों के क्वेश्चन आए थे पिछली बार, मेल का भी अलग क्वेश्चन है, फीमेल का भी अलग क्वेश्चन है। तो आपसे भी ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेल, ऑस्ट्रेलियन ओपन का फीमेल, फ्रेंच का मेल, फ्रेंच का फीमेल, कुछ भी मिक्स करके पूछा जा सकता है, तो आपको पढ़ के जाना है। मैंने आपको बता दिया था कि एम एंड्रीवा है जो अभी 2026 में इन्होंने इसको जीता है, ठीक है। और किसको इन्होंने हराया है वो एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। ये आपकी रशिया से बिलोंग करती है, रशियन प्लेयर हैं, ठीक है। ठीक है, बाकी चलो इसका तो अब 2025 वाले का कोई खास मतलब अब रहा नहीं है। हालांकि इसका जो आंसर अगर मैं एक बार देख लूं तो आएगा स्वाइटेक, इसका आंसर था। 2025 की यहाँ पे बात हो रही थी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट पोजीशन डिड इंडिया सिक्योर इन द मेडल टैली एट द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो इसमें इंडिया सेकंड आई थी। ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, टेंशन मत लो। इन विच स्टेट वॉज द 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 इनॉग्रेटेड। खेलो इंडिया गेम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स अभी रिसेंटली हुए हैं, सबसे पहली बार हुए हैं। कहाँ पे हुए हैं, कौन विनर हुआ, ये सारी चीजें देख के जाना। करंट अफेयर्स के हिसाब से ये थोड़ी बहुत चीजें आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं। हालांकि इसका जो आंसर होगा दैट इज बिहार। बिहार में आपका हुआ था। बाकी आपके खेलो इंडिया बीच गेम्स दमन एंड दीव में हुए थे, उसको किसने जीता था। ट्राइबल गेम्स मैंने आपको बता दिया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे हुए थे, किसने जीता। ये थोड़ी बहुत चीजें एक पेपर पे अच्छे से नोट करके एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करके जाओगे। विच स्टेट विल होस्ट द 39th नेशनल गेम्स इन 2027। तो इसका जो आंसर है दैट इज मेघालय। मेघालय 2027 में 39th नेशनल गेम्स को ऑर्गेनाइज करेगी। इसके पहले आपको पता होना चाहिए जो 38th नेशनल गेम्स 2025 में हुए थे ये आपके उत्तराखंड के अंदर ही हुए थे, ठीक है। क्योंकि आप उत्तराखंड का पेपर देने जा रहे हो तो ये थोड़ी बहुत चीजें आपको पता होना चाहिए। आई थिंक जो हमने आपको लेक्चर्स दिए हैं, जो क्लासेस में जो लेक्चर्स दिए हैं उसमें हमने डिटेल में सारी चीजें बात करी उत्तराखंड की, क्योंकि आप उत्तराखंड के ही यूनिवर्सिटी का पेपर देने जा रहे हो तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, जो भी फैक्ट्स हैं वहां पे मेंशन, ठीक है। चलो, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अ फुल मैराथन रेस। तो पूरी मैराथन रेस का डिस्टेंस क्या होता है, दैट इज 42.195 किलोमीटर्स, ठीक है। 42.195 किलोमीटर पूरी जो फुल मैराथन होती है इसका ये डिस्टेंस होता है। इसको आप फैक्चुअल क्वेश्चन आप इसको याद रखोगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टेंस। तो टेंस की जो फुल फॉर्म है दैट इज ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, ठीक है। ये आपका टेंस की फुल फॉर्म हो जाएगी। ये बेसिकली एक आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्स देने का तरीका होता है जिससे आपकी बॉडी में बहुत सारी चीजें जो होती है पता चलता है। आपका बॉडी फैट हो गया, आपका लीन फैट हो गया, ये सारी चीजें आपकी पता चलती हैं। प्लस ये आपका पेन रिलीफ थेरेपी में भी आपको मदद करता है। तो काइंड ऑफ रिलैक्सेशन टेक्निक ये आपकी होती है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। टेंस जो आपका बेसिकली है वो आपका पेन रिलीफ के लिए मदद करेगा। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशंस जो होते हैं उसकी मदद से बॉडी की बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो हम पता लगा सकते हैं। बॉडी कॉम्पोजिशन में भी ये बहुत ज्यादा हमें हेल्प करता है। बाकी टेंस की फुल फॉर्म अब आपको पता चल गई होगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। इस लेक्चर को मैंने रिसेंटली कवर किया है आपकी क्लासेस में। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं जहां पे पॉपुलेशन में जितने भी लोग होते हैं उन सब का चांस होता है कि वो आपकी स्टडी में शामिल हो सकते हैं। कोई बायसनेस नहीं होती है, प्रॉपर तरीके से आप वहां पे लोगों का सिलेक्शन करते हो। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो सकती है, ठीक है। फिर आपका क्लस्टर सैम्पलिंग हो सकती है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग हो सकती है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग हो सकती है, बहुत सारे टाइप्स हैं। तो इसमें से आपका एक जो टाइप है दैट इज क्लस्टर सैम्पलिंग। आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन सी नॉन प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो क्लस्टर सैम्पलिंग जो आपकी होती है ये आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है जिसमें क्लस्टर्स बनाए जाते हैं, लोगों को हेट्रोजेनस ग्रुप्स में डाला जाता है और फिर उस पूरे पूरे ग्रुप को उठा के सेलेक्ट कर लिया जाता है अपनी स्टडी के लिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में परेशान मत होना, अगर क्लासेस में हो लेक्चर देखे होंगे तो समझ जाओगे। अदरवाइज अगर ज़्यादा टाइम नहीं बचा एग्जाम में तो ज़्यादा परेशान मत हो, कुछ जो बेसिक चीज़ें वो पढ़ लो। इसके बाद कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग और कन्वीनियंस सैम्पलिंग ये सारी ही आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या हो गई, जस्ट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का उल्टा, जहां पे सारे सब्जेक्ट्स का या फिर सारी पॉपुलेशन का चांस नहीं होता है सिलेक्ट होने का। एक जो सिलेक्टर होता है, जो रिसर्चर होता है, जो टेस्टर होता है, वो बायस होता है। वो अपने हिसाब से और अपनी कंडीशन से के हिसाब से पहले से ही डिसाइड कर लेता है कि उसको किस तरीके के लोग या फिर कौन कौन लोग अपनी स्टडी में चाहिए। कोटा सैम्पलिंग में आप कोटास बना दो। मानो कि बहुत सारे बच्चे हैं, आप पूरे स्कूल है जिसके ऊपर आपको स्टडी करनी, लेकिन आपने कोटा बना दिया कि मुझे मेल चाहिए 22 साल के, बस हो गया, या 22 से 24 साल के बना दिया आपने कोटा। कॉलेज की बात कर रहे हैं मानो हम, तो आपने कोटा बना दिया कि मुझे बस मेल चाहिए 22 से 24 साल के। अब 21 साल के मेल,
25 साल के ऊपर के मेल फीमेल सब बाहर हो गए, आपने पहले ही कोटा बना दिया, यानी कि सबका इक्वल चांस नहीं है। स्नोबॉल सैम्पलिंग, जिसको हम लोग चेन सैम्पलिंग भी बोलते हैं, जहां पे आप एक को सेलेक्ट करोगे या 2 लोग को सेलेक्ट करोगे और फिर इनसे बोलोगे कि तुम लोग चलो जाओ अपने हिसाब से और लोगों को सेलेक्ट करते हुए ले आओ। तो जैसे जो गैम्बलर्स होते हैं, जो जुआरी टाइप के लोग होते हैं, फिर पुलिस को अगर किसी चोर को ढूंढना होता है तो ये सारी टेक्निक्स जो होती हैं वो यूज करते हैं कि लोग अपने ही तरीके के और लोगों को ढूंढ ढूंढ के ले आते हैं, क्योंकि ओपनली तो कोई बोलेगा नहीं कि हम ड्रग्स करते हैं, तो लोग चुपचाप लेके आ जाते हैं, फिर रिसर्चर अपनी स्टडी कर लेते हैं। फिर आपकी है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ये भी आपकी तरह की एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। डिटेल में आप इनके बारे में पढ़ सकते हो, थोड़ा थोड़ा भी रीड कर लोगे तो क्वेश्चन आपके से बन जाए। नेक्स्ट आपका है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब ये थोड़ा सा इन डेप्थ क्वेश्चन हो गया, ऐसे क्वेश्चंस को देख के परेशान मत होना। 100 क्वेश्चंस में 5-6 क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जो आपके रीच के बाहर होते हैं, या फिर कभी कभी हम नॉर्मल अपनी स्टडीज में नहीं पढ़ते हैं क्योंकि काफी ज्यादा फैक्चुअल हो जाते हैं। अगर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता तो इन क्वेश्चन से परेशान आपको नहीं होना। हालांकि इसका जो आंसर है दैट इज पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज में ये आपके आइलेट्स होते हैं जो बेसिकली आपके जो आपकी एंडोक्राइन सेल्स होती है ना उनको स्टोर करते हैं। ठीक है, जो आपकी एंडोक्राइन सेल्स होती हैं उनको ये आपके स्टोर करते हैं। मैं देख लेता हूं अगर कुछ और भी लिखा हो तो। और ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन भी प्रोड्यूस करते हैं पैनक्रियाज के अंदर। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पैनक्रियाज आपको पता है, पैनक्रियाज आपका जो ऑर्गन है ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, इनका काम आपको पता होना चाहिए। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो, क्योंकि ये भी देखो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है हु कंस्ट्रक्टेड हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। तो टेस्ट एंड मेजरमेंट आपका टॉपिक है, आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि किसने ये बनाया है। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट आपका लूसियन ब्रोहा ने बनाया है, और ये आपका 1943 में इन्होंने 1943 में इन्होंने इसको बनाया था। ठीक है, अब इसके अलावा और भी सारे टेस्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट आपका कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस का टेस्ट है। ऐसे ही आपका रॉजर टेस्ट हो गया, स्ट्रेंथ टेस्ट में जो आ जाएगा, रॉजर स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया, आपका क्रॉस वेबर मिनिमम स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया। तो ये आपके स्ट्रेंथ टेस्ट के हो जाएंगे। अगर मैं एंड्योरेंस में बात करूं तो आपका इसमें आपका कूपर टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर, है ना। और भी बहुत सारे टेस्ट है, टटल पल्स रेशियो टेस्ट आपका आ जाएगा एंड्योरेंस के अंदर। बाकी इसके अलावा अगर हम मोटर फिटनेस की बात करें तो आफर फिटनेस टेस्ट पढ़ के जाना ही जाना है आपको। और आपके मोटर में इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट हो जाएगा, जेसीआर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है आपको पढ़ के जानी है कि ये टेस्ट क्या है, ये किसने दिए हैं, किस साल में आए थे और क्या करते हैं। ये बेसिक चीजें तो देखो आपको पढ़ के जानी ही जानी है, क्योंकि आप मास्टर्स का एग्जाम देने जा रहे हो। और इसके बाद अगर किसी ने इनको इन डेप्थ पढ़ के रखा है कि आफर टेस्ट के अंदर 6 बैटरीज होती हैं, उनके अंदर क्या क्या रूल्स होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जेसीआर में अगर आपने पढ़ के रखा है कि चिन अप्स होते हैं, शटल रन होती हैं, जंप्स होती हैं, उनके क्या रूल्स होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट में अगर आपने सारी बैटरीज पढ़ के रखी तो कंप्लीट आप सारी चीजें पढ़ के जा रहे हो। लेकिन एटलीस्ट अगर आप उनमें से हो जो अवॉइड कर रहे हैं इन टॉपिक्स को कि हम ना पढ़ के जाएं, जो क्वेश्चन आएंगे छोड़ देंगे, तो ऐसा मत करना। ये बेसिक चीजें पढ़ के जाना, क्योंकि ये जो चीजें हैं जो आपसे पूछी गई कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने दिया, ये पहली दूसरी लाइन में ही आपको मिल जाएगा हर टेस्ट के। तो इनको छोड़ना तो यानी कि आप एक सुसाइड मिशन पे जा रहे हो, तो ऐसा मत करना। चलो, नेक्स्ट है आपका 94th का द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल सिस्टम इज। तो यहाँ पे बेसिकली हम आईसीटी की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा कौन सा होता है सिस्टम के अंदर, तो वो होता है हमारा बिट। ठीक है, आपने देखा होगा जो हमारी बाइनरी लैंग्वेज होती है वो 0-1 के बेसिस पे काम करती है। हमारा सिस्टम 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। हम उसको भले ही बहुत सारे कमांड देते हैं, लेकिन उसके अंदर जो सारे कमांड्स जाते हैं वो 0-1 की लैंग्वेज में कोड होते हुए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे छोटा यूनिट है ये आपका बिट। कमाल की बात यह है कि ये सेम क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में भी आते हैं। बेसिकली उसमें सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन है कि आपको ये जो यूनिट्स है ना, बिट हो गया, बाइट, किलो बाइट, गीगा बाइट, इन सबको वो अरेंज करके दे देते हैं और फिर आपसे पूछते हैं कि इनको अरेंज इस हिसाब से करो क्रोनोलॉजी में कि सबसे छोटा कौन सा होता है, सबसे बड़ा कौन सा होता है। तो एक मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता देता हूं कि लोगों को ये तो पता है कि बिट सबसे छोटा होता है, उसके बाद उनको लगता है कि बाइट आता है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। बिट और बाइट के बीच में एक और यूनिट आता है जिसको बोलते हैं निबल। इसका मतलब होता है 4 बिट्स। तो ये काफी लोगों को नहीं पता होता। आप लोग अभी मास्टर्स में आ रहे हो, यूजीसी नेट की तैयारी करोगे, पेपर 1 में आपका ये टॉपिक होता है आईसीटी का, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी फिर उसके बाद पूरी क्रोनोलॉजी याद कर लो। बिट होता है, निबल होता है, बाइट हो गया, फिर आपका किलो बाइट, फिर आपका मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेराबाइट, फिर आपका पेटाबाइट, फिर आपका एक्सोबाइट, फिर जेटाबाइट, फिर योटाबाइट, ऐसे करके करते ये आपका बहुत लंबा सा सीक्वेंस बन जाता है। ठीक है, चलो ये सब हम बाद में बात करेंगे जब आप लोग नेट की तैयारी करोगे।
नेक्स्ट आपका है फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल इज, यूआरएल जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ये आपका यूआरएल की फुल फॉर्म है, जो जनरली हम लोग वेब ब्राउजर में जो टाइप करते हैं ऊपर www डॉट जो भी आप वेबसाइट youtube.com या कोई भी आप वेबसाइट खोलने वाले हो, तो वो आपका यूआरएल कहलाता है। अब इस यूआरएल के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, ये भी आपको आगे नेट के लिए आईसीटी में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एमएस ऑफिस इज अ डैश सॉफ्टवेयर, ये भी आपका आईसीटी का एक क्वेश्चन है। तो एमएस ऑफिस जो है ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। आपने देखा होगा आपके फोन में, आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, वीडियो एडिटिंग के, फोटो एडिटिंग के, गाने सुनने के, पिक्चर्स देखने के। तो वैसे एमएस ऑफिस भी आपका एक सॉफ्टवेयर है, ये भी आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हम लोग फोन में जनरली WPS यूज करते हैं, WPS ऑफिस आप काफी लोग यूज करते होंगे अपने अपने मोबाइल फोन्स में फाइल्स को ओपन करने के लिए। तो उसी तरीके से ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसमें आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी आप लोग यूज करते होंगे। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है, तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डायरेक्टिक्स आर जनरली यूज्ड एज एर्गोजोनिक एड्स फॉर। तो जो डायरेक्टिक्स हैं ये एक एर्गोजेनिक एड्स हैं, उनको क्यों यूज किया जाता है, इनको यूज किया जाता है वेट कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ये जो डायरेक्टिक्स है ना, इनका एक नाम और है, इसको मास्किंग एजेंट्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम लोग मतलब हम लोग नहीं, बिल्कुल नहीं, जब कुछ एथलीट्स गलत तरीके से ड्रग्स का यूज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, तो वो लोग उन ड्रग्स को लेने के बाद जब थोड़ा टाइम में उनकी बॉडी में असर शुरू हो जाता है, तो वो लोग डायरेटिक्स ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं। डायरेटिक्स का काम क्या होता है, बेसिकली हमारी बॉडी में जो फ्लूइड होता है ना, वो उसको बाहर निकाल देती है पूरा थ्रू यूरिन। वो पूरे फ्लूइड को आपके बॉडी के बाहर निकाल देती है, जिसकी वजह से आपका जो वेट है, जो आपको यहाँ पे मेन इसका मतलब समझ में आ रहा है, वेट कंट्रोल, ये आपका यहाँ पे हो जाता है। तो जनरली जो पावर लिफ्टर्स होते हैं, जो आपके वेट कैटेगरी वाले गेम्स होते हैं, उसमें एथलीट्स डायरेटिक्स का यूज कर सकते हैं, ताकि जब उनका वेट लिया जाता है तो उनका वेट वहां पे कम आएगा। तो इनको मास्किंग एजेंट्स इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि अगर आपने इसके पहले कोई ड्रग्स या फिर कोई मेडिसिन कंज्यूम करी होती है, तो डायरेटिक्स लेने के बाद ये आपकी बॉडी में वो जो ड्रग्स घुली हुई है, उसको पानी के थ्रू, यानी कि लिक्विड के थ्रू, आपके यूरिन के थ्रू बाहर आपकी बॉडी के कर देगा। तो मास्किंग एजेंट छुपाने का काम डायरेक्टिक्स आपका ये करता है, ठीक है। बाकी टेम्परेचर, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन का इसमें आपका कोई काम नहीं है। थोड़ी बहुत ड्रग्स के बारे में और पढ़ लेना, फिजियोलॉजी में या फिर न्यूट्रिशन टाइप में आपका टॉपिक आना चाहिए, आ जाएगा उसके अंदर। बीटा ब्लॉकर्स के बारे में पढ़ के जाना, जो आपके बॉडी को काम करते हैं, शांत करते हैं, हार्ट रेट को डाउन करते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, जैसे जो टेस्टोस्टेरोन है उस हार्मोन को बढ़ा देता है। और भी आपके यहाँ थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ के जाना, थोड़ा थोड़ा रीड करके। जैसे देखो डायरेक्टिक्स का कितना इजी क्वेश्चन आया था, वैसे ही उन सबका भी क्वेश्चन आ सकता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड जैसे मैंने आपको बता दिया कि वो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए होता है, तो वो पूछा जा सकता है। बीटा ब्लॉकर्स आपके हार्ट रेट को काम करने के लिए होता है। एग्जाम्पल जैसे इसका आर्चरी हो गया, शूटिंग हो गया। जिन गेम्स में आपके दिमाग को बहुत शांत होने की जरूरत है, तो उन गेम्स में ऐसी ड्रग्स को कंज्यूम किया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ 1 RM। तो 1 RM है 1 रेपिटेशन मैक्सिमम, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होता है 1 RM, कि भाई आप एक बार में सबसे भारी भार जो उठा सकते हो, वही आपका 1 RM होता है, ठीक है। कुछ लोग इसको PR भी बोलते हैं, कि मेरा PR ये है, मैं एक सबसे ज्यादा जो मेरी लिफ्ट है वो इतनी है, तो उसी को 1 RM बोला जाता है, ठीक है। और 1 RM का मतलब होता है कि आप उस वेट को एक ही बार उठा सकते हो। अगर किसी व्यक्ति ने 100 किलो को 2 बार उठा लिया, तो आप ये नहीं बोलोगे मेरा 1 RM है, तो फिर आपका 1 RM, तो इसका मतलब और कुछ ऊपर होगा, 105 हो सकता है। 1 RM का मतलब होता है कि स्ट्रिक्टली आप किसी एक वेट को एक ही बार में लिफ्ट कर पाओगे, वो आपका हाईएस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में आगे जाके पढ़ोगे। द टर्म हाइपोक्सिया इज रिलेटेड टू, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये छोटे छोटे टर्म्स जो है आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो हाइपोक्सिया का मतलब आपका होता है लो ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि जब आपके बॉडी टिश्यूज में ऑक्सीजन लो हो जाती है, तो उसको हम लोग हाइपोक्सिया बोलेंगे। और जब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइपर ऑक्सिया हम उसको बोलते हैं। मैंने आपको बताया है, हाइपो का मतलब होता है कम, और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। अगर मैं आपसे बोलूं हाइपर बीपी, इसका मतलब क्या है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है, हाइपर मतलब ज्यादा। अगर मैं बोलूं हाइपो बीपी, इसका मतलब बीपी आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। आपने हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया वर्ड सुने होंगे, ठंड लगना और गर्मी लगना, तो ये भी इसी के अंदर आपके आ जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपके पेपर का, व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो 21 जून को आपका ये आपका सेलिब्रेट होता है, ठीक है। और इसका अगर हम बात करेंगे कि इसकी साल 2026 की थीम क्या है, तो वो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, योगा फॉर हेल्दी
एजिंग, और 21 जून को आपका इंटरनेशनल योगा डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। ठीक है, ये पेपर आप अगर आप इस पेपर को लेना चाहते हो या फिर जो एक्सप्लेनेशन है अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आपको करना कुछ नहीं है, आप ऐप को डाउनलोड करोगे, इसी वीडियो के लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको ऐप का लिंक मिलेगा, ऐप को डाउनलोड करो, उसमें आपको HNBGU MPET का कोर्स मिल जाएगा। परचेज करने की जरूरत नहीं है, उसको परचेज तभी करना अगर आप डिटेल में लेक्चर्स लेना चाहते हो और टेस्ट करना चाहते हो, नहीं तो सिर्फ उस बैच को ओपन करना, कंटेंट सेक्शन में जाना, वहां पे आपको एक फोल्डर मिल जाएगा बाहरी जहाँ पे PYQs होगा या फिर यूट्यूब वीडियोस करके कोई एक फोल्डर बना होगा, उसी के अंदर आपको ये सारी फाइल्स मिल जाएंगी, क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा और ये एक्सप्लेनेशन में अभी डाल दूंगा तो ये भी आपको उसमें मिल जाएगा। बाकी वीडियोस को एक बार फिर से देख लेना लास्ट मोमेंट पे, ताकि आपको ये जो रिवीजन है ये आपको और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई कमेंट है तो फिर आप नीचे लिख सकते हो, हम लोग उसको ज़रूर आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखो, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, अच्छा सा एग्जाम दो और फिर जल्दी मिलते हैं हम लोग HNBGU में PFT के लिए।